नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या कांग्रेस के चुनाव जीतने से इस देश में दंगे होते हैं, या फिर क्या बीजेपी के चुनाव हारने से दंगे होते हैं, या फिर बीजेपी के चुनाव जीतने से दंगे बंद हो जाते हैं, और क्या कांग्रेस के चुनाव हार जाने से दंगे नहीं होते हैं? ये सवाल आज मैं इसलिए उठाना चाहता हूं, इस मुद्दे पे मैं आज इसलिए कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आने के बाद पता नहीं अचानक देश के अलग अलग कोने में इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी है। महाराष्ट्र में तो सीधा परिणाम कर्नाटक के चुनाव का दिखने लगा है। एक साथ, चाहे वो नासिक हो, चाहे अहमदनगर का शेगांव हो, वर्धा हो, अकोला हो, सारे जगह काफी तनाव का माहौल चल रहा है। एक बहुत सालों के बाद दो समूह के बीच में संघर्ष, टकराहट अचानक देखने में आ रहा है। इतना ही नहीं, जो तोगाड़िया पिछले कुछ वर्षों से कहां गायब हो गए थे, जिनका कोई नामो निशान नहीं था। एक समय था जब तोगाड़िया को इतना डर लग रहा था कि कहीं उनका एनकाउंटर ना कर दिया जाएगा, किसी और से नहीं, आज के दिल्ली के आकाओं के तरफ से। तो बेहोश होने का भी उनका नाटक हमने देखा, और उसके बाद तोगाड़िया जो है वो कहां चले गए किसी को पता नहीं। लेकिन अचानक तोगाड़िया ने भी जिस प्रकार का जहरीला भाषण, जहरीली बात उन्होंने कहा है, खास करके देश के मुसलमानों को लेकर, क्या ये एक संयोग है कि कर्नाटक के चुनाव के परिणामों के बाद तोगाड़िया का वापिस फिर से जहरीले भाषणों का शुरुआत? उसी प्रकार बिहार में जो राम कथा कहने की बात कहने वाला धीरेन्द्र शास्त्री अचानक हिंदू राष्ट्र की बात और हिंदू राष्ट्र का प्रचार करने निकल जाता है और समाज का वातावरण बिगाड़ने का काम में लग जाता है। तो ये सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। आखिर गृह मंत्री देश के जब वो चुनाव के प्रचारों में, खास करके कर्नाटक का चुनाव का प्रचार जब चरम सीमा पे था, तब खास करके हिंदुओं का वोट लेने के लिए बहुसंख्यक समाज में एक प्रकार का भय निर्माण करने के दृष्टिकोण से उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कर्नाटक में अगर कर्नाटक के मतदाता कांग्रेस को जिताएंगे तो फिर कर्नाटक को दंगों में वो अपने राज्य को ढकेल देंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतेगी तो फिर दंगे होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या यह है कि अगर चुनाव बीजेपी हारती है तो दंगे होंगे? क्योंकि गृह मंत्री ने जब यह बयान दिया तो यह बयान के मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर 75 सालों में कई दंगे हुए हैं। दंगों में, हिंसा में न जाने हजारों हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन सत्ता में रहने वाला कोई मंत्री इस प्रकार की जुमलेबाजी अपने भाषणों में कभी नहीं किया था। यह पहली बार देश का गृह मंत्री ने यह कहा है कि कांग्रेस के जीतने से कर्नाटक में दंगे होंगे। यह समझने की बात है कि क्या देश के गृह मंत्री यह कहना चाहते थे कि बीजेपी के हारने से दंगे होंगे। यह इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया और बताने की कोशिश कर रहे थे कि दंगेखोरों को अगर सत्ता में लाए तो दंगे पे एक प्रकार से शिकंजा कसा जा सकता है। और ठीक उसके बाद
जो है कि कांग्रेस के जीतने के बाद ऐसी क्या बात है कि फिर माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसमें कहीं ना कहीं छेद होते हुए नजर आ रहा है। और यह भी एक सवाल है कि क्या इस देश के अंदर दंगों से किन को फायदा हुआ है और किन को नुकसान हुआ है, यह भी हमको समझना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री ने यह नहीं बताया कि दंगों से फायदा किसको होता है। दंगों की खेती से वो कौन सी राजकीय पार्टी है जो फसल काट लेती है और चुनावों में वोट बटोर लेती है। तो ये इशारा इतना गहरा है, हमको और आपको इसे बहुत ही बारीकियों से देखने की जरूरत है। क्योंकि अचानक नासिक में, अचानक महाराष्ट्र के अहमदनगर के शेगांव में, अचानक अकोला में ऐसी क्या बात है कि दो समूहों के बीच में एक प्रकार से हिंसा भड़क उठती है। ऐसी क्या बात है कि एक बार फिर जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जेलों में बड़ी संख्या में ठूसा जा रहा है। कहीं ये एक प्रकार से देश के अंदर एक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, देश के अंदर एक बार फिर समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने की तो कहीं कोशिश तो नहीं हो रही है। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव ने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं पड़ेंगे। अब इस देश के अंदर हिजाब और हलाल के नाम पे वोट नहीं पड़ेंगे। अब इस देश के अंदर मुसलमानों का डर बताकर कोई हिंदुओं का वोट ले नहीं सकता है। ये जो संकेत और संदेश कर्नाटक का है, ये आने वाले दिनों में जो है इसके परिणाम बहुत बड़े पैमाने पे दिखने वाला है। और कर्नाटक का ये संदेश से कहीं ना कहीं देश के आका, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो अमित शाह हो, उन्होंने एक सबक जो है इस कर्नाटक के चुनाव से ले लिया है। और इसलिए फिर से कहीं ना कहीं एक नया मैदान सींचने की कोशिश या सींचने की शुरुआत तो कहीं हो नहीं रही है। क्योंकि हमने देखा है 2014 में इस देश के अंदर के जितने भी आबा बाबा थे, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, चाहे रामदेव बाबा हो, न जाने और कितने बाबा हो, मैं नाम लेने नहीं चाहता, ये तमाम बाबाओं ने 2014 में खुलकर बीजेपी के लिए वोट मांगा था। लेकिन 8 साल में ही इन बाबाओं का असली चेहरा सामने आ जाने से अब ये बीजेपी को वोट दिलाने के लिए किसी भी सूरत में कारगर नहीं रह गए हैं। तो क्या इस देश की आरएसएस, क्या इस देश की बीजेपी एक नए बाबा को मैदान में उतार दिया है? ये हमको समझना पड़ेगा कि आखिर जो राम कथा की बात करने वाला धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात कहकर धीरेंद्र शास्त्री ने ये कह दिया है कि उसे भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है। और हम सब जानते हैं हिंदू राष्ट्र का सपना इस देश के अंदर आरएसएस का है। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का सपना भारतीय जनता पार्टी का है। तो इसलिए जब 1990 के बाद राम मंदिर आंदोलन हो, मंदिर वही बनाएंगे के नाम पर जो पूरा देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया गया है, और उसके बाद जो हिंदू राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जिसका उदय हुआ हो, और उसके बाद 2014 में जिस भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, आज वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नए मिथकों को गाड़ना चाहती है। अब वो हनुमान चालीसा और बजरंग बली का सहारा लेना चाहती है। क्या ये बात तो नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री के नाम पर हिंदू राष्ट्र को हवा देकर एक बार फिर 2024 के लिए एक उपजाऊ मैदान तो तैयार किया नहीं जा रहा है?
कर्नाटक के चुनाव के बाद इस देश की सांप्रदायिक शक्तियां, इस देश की बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाली तमाम राजकीय संस्थाएं, राजकीय पार्टियां हो या संस्थाएं हैं, वो हरकत में आए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि हम सबको एक नागरिक समाज होने के नाते सतर्क और विजिलेंट, जिसको बोलते हैं, चौकस रहने की जरूरत है। और किसी भी ढंग से कर्नाटक के चुनाव के परिणाम जो है और कर्नाटक ने जिस राजनीति को अब स्थापित किया है, उस राजनीति की दिशा किसी भी सूरत में पीछे ना जाए, कमजोर ना पड़े, इस बात का ध्यान और दखल हम सबको लेना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे से मिलेंगे। धन्यवाद।